सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अजहर जावेद, और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं लेके मुख्तलिफ खबरों पर तज्जिए और उनकी तफसील। मेरे साथ होंगे अहमद हसन अरबी, जिनको आप जानते हैं, जिनके तज्जिए और तबसरे जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं और काफ़ी काफ़ी उसमें डेप्थ भी होती है। अहमद, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज दो टॉपिक होंगे जिन पे हम बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पे महारंग बलोच का किरदार है, वहाँ पे अख्तर मेंगल साहब का एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, उस हवाले से बात होगी। और दूसरी बात होगी हमारी इमरान खान साहब के हवाले से, जो एक नया शोशा छोड़ा गया कि नोबल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया गया। उसकी हकीकत, उसके बारे में चंद इंकशाफात, वो भी आपके सामने होंगे। जुड़े रहिएगा हमसे, हम उस पर भी बात करते हैं। पहले आते हैं बलूचिस्तान पे। अहमद, बलूचिस्तान पे हम बात भी करते रहते हैं और उस पे जो डेवलपमेंट्स होती हैं उससे भी आगाह करते हैं। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन आई है, और ख़ास तौर पे जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद जो बीएलए का किरदार है, उससे जुड़े हुए लोग जो एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह इन लोगों ने उनकी हमायत की है, क्या है लेटेस्ट, क्या है तजिया आपका? देखें अज़र साहब, हो ये रहा है कि जाफर एक्सप्रेस एक जो वाकया था उसकी पूरी बैकग्राउंड हमने सारी एक्सप्लेन की। और फिर आप बार बार मैं ये कहता हूँ हमेशा कि बलूचिस्तान को आप लार्जर रीजनल और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें। आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जब ये सारे वाकयात हो रहे हैं तो इंडिया के अंदर अभी पिछले दिनों पूरी दुनिया की जो पाकिस्तान की एडवर्सरीज आप जिनको कह सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट में ये शामिल है कि पाकिस्तान को कंटेन किया जाए, उन सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स की इंडिया में मुलाकात हुई। एंड आई एम श्योर कि उसमें यही डिस्कस हुआ था कि इस रीजन को, आपको याद है कॉन्डोलीजा राइस एक दफा इधर इस खित्ते में आई थी, इंडिया गई थी, इंडिया के बाद वो अमेरिका गई थी और उन्होंने अमेरिका जाके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी गालिबन, तो उन्होंने अमेरिका जाके बयान दिया था कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला भारत और अमेरिका करेंगे। ठीक, और फिर उन्होंने वो मशहूर वो जो टर्म दी थी, आर्च ऑफ एनार्की। और जब मिडल ईस्ट के अंदर जंगें हो रही थी तो उन्होंने कहा था दीज आर द बर्थ पैंग्स ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। ये कॉन्डोलीजा राइस के सारे अल्फाज। तो वो जो लार्जर एजेंडा था उसी दौर में फिर कर्नल रॉल्फ पीटर्स के मैप्स भी आए थे। और फिर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इन्होंने उसके लिए टर्म जो इस्तेमाल की थी ब्रिंजिंस्की ने और कॉन्डोलीजा राइस ने, वो थी बैल्कनाइजेशन। छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके हेडलेस स्टेट्स बना देना। सो वही एजेंडा आज भी इनका टो हो रहा है। अभी पिछले कुछ महीनों से स्पेशली ये मिडल ईस्ट के अंदर जो हुआ है और रशिया के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, तो उसके बाद से ये स्पीड अप हो गया प्रोसेस बहुत ज्यादा। अब बॉर्डर्स दुनिया के चेंज होने, अब दुनिया की रियलिटीज, पॉलिटिकल रियलिटीज और जियोग्राफिकल रियलिटीज चेंज होनी, और बलूचिस्तान हमेशा से इस खत्ते का गेटवे रहा। पिछले हजारों सालों से देख लें, जिस भी फौज ने इस इंडिया पाकिस्तान के ऊपर रूल किया है, ज्यादातर वो बलूचिस्तान के, इसको गेटवे भी कहा जाता है, ज्यादातर मोहम्मद बिन कासिम से लेके सारे जो हैं वो बलूचिस्तान के थ्रू ही। और फिर जो बड़ी जंगें हैं वो भी, चाहे कोल्ड वॉर हो, चाहे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर हो, वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस खत्ते ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अब हो ये रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर चीजें बहुत तेजी से एक्सपेडाइट कर रही हैं। इन्होंने एसेट्स कल्टीवेट किए बहुत अरसे तक, मारंग बलोच, समी दीन, ये सब जो फ्रॉड और झूठ था, इनको पूरा ग्रूम किया, जिस तरह इनको पूरा तैयार किया कि इनको लॉन्च किया जाएगा सही टाइम पे। अब जो दुनिया की जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको ऐसा लगता है कि नाउ द राइट टाइम इज नाउ। इस वजह से आपने देखा उन्होंने केपीके से लेके बलूचिस्तान तक अपने हर एसेट को लॉन्च किया। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त वेस्ट के सबसे बड़े, वेस्ट के, इंडिया के, पाकिस्तान के दुश्मनों के सबसे बड़े जो एसेट्स हैं, उनका क्लियरली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। उसमें सॉरी, उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल वॉर्स हैं, ये 6th जनरेशन वॉर है, ये पोस्ट ट्रूथ एरा की वॉर है। इसमें सच और झूठ के दरमियान में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और जो क्लियर दुश्मनों का प्लान है वो ये है कि अवाम को कंफ्यूज रखा जाए। तो महारंग बलोच उनका एक एसेट है, समीदीन एसेट है, टीटीपी एसेट है, बीएलए एसेट है, जो जर्नलिस्ट हैं जिसमें हामिद मीर और सतूर टाइप शामिल हैं वो इनके एसेट्स हैं।
और फिर पॉलिटिकल एनार्किस्ट शामिल हैं जिनमें अख्तर मेंगल वगैरह शामिल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी सरे फहरिस्त है। अख्तर मेंगल का अभी प्रोटेस्ट उसने अपना लॉन्च किया। अब उसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री देखें कि वो बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर रहा है। एक भाई पॉलिटिशियन है और जो उसका दूसरा भाई है वो दहशतगर्द है। अब एक भाई पार्लियामेंट में बैठ के कहता है कि बलोच नाराज हैं, और नाराज बलोचों का एजेंडा उठाता है और कहता है कि नाराज बलोचों को खुश करने के लिए मैं करोड़ों रुपया उन नाराज बलोचों को दे रहा हूं। और नाराज बलोच कौन है? उसका सगा भाई है। ठीक, और ये पूरा नेक्सस बना के इन्होंने इस तरीके से बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। इक्तदार में होते हैं तो ये ड्रामे करते हैं नाराज बलोचों को खुश करने वाले, इक्तदार से निकलते हैं तो खुद नाराज हो जाते हैं। सो ये एक सारा फसाड है। जब उन्होंने ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने अब इस जंग को के रूल्स चेंज कर दिए हैं, अब वो इसको हार्ड स्टेट के तौर पे लड़ रहे हैं, और उन्होंने समीदीन को भी उठा लिया, मारंग बरोच को भी गिरफ्तार किए, तो अब उन्होंने फिर अख्तर मेंगल को लॉन्च कर दिया। तो अपना हर एसेट इस वक्त वो मैदान, दे आर वेरी डेस्परेट। इसमें दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं, इसमें डायरेक्टली मोसाड इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्टली रॉ इन्वॉल्व। जब ये अख्तर मिंगल वाला सारा प्रोटेस्ट हो रहा है तो रॉ का एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ईरान के अंदर मौजूद है, जो सोर्सेज ये कह रही हैं कि वो वहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि यहाँ पे जो सारी दहशतगर्दी और फसाद और फितना किया जाए। सो ये एक लार्जर साजिश है, और ये एक बका की जंग है। ये अपने फाइनल चैप्टर को, फाइनल फेज में एंटर कर चुकी है। अच्छा अहमद, इसमें हम देखते हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्द थे जिनकी Yeah. लाशें अस्पताल में थी, उनको छीन कर ले जाना, उनको वो जो मारंग बलोच की तरफ से वो कोशिश की गई, उसके बाद इन दहशतगर्दों का डीएनए भी होना था, सारा पता लगना था, तो ये कितना बड़ा जुर्म है। तो बहुत क्या कोई भी स्टेट जो है इस तरह की चीजें बर्दाश्त करती है? देखिए, कोई इस तरह की जब ये दहशतगर्दी करवाते हैं, ये सारा कुछ जब ये करते हैं, तो एक दहशतगर्दी होती लाशों के ऊपर है। ये एक फैक्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ये बच्चों को क्यों मारते हैं? बच्चों को इसी वजह से बच्चों को मारने का इनको कोई टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो नहीं होता है कि बच्चे इनको बहुत नुकसान, बच्चों को इस वजह से मारा जाता है ताकि खौफ व हिरास फैलाया जाए, एपीएस का अटैक हो। औरतों को इस वजह से मारा जाता है हॉस्टल। देखें, हमारे इस कल्चर के अंदर दुश्मनियां और लड़ाइयां हमेशा से रही। आपको भी पता होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, इवन आप इंडिया के अंदर चले जाएं, जो इनकी जो ये जिस जिनके साथ थोड़ा बहुत हम अपना कल्चर शेयर करते हैं, जो मुसलमान है भारत के अंदर, जो पाकिस्तान के खित्ते में बलूचिस्तान केपीके के अंदर दुश्मनियां हमेशा से रही हैं, लेकिन हमेशा से एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि आप बच्चों और औरतों को नहीं मारते। आप जो मर्जी कर लें, बच्चों औरतों को नहीं मारते। वो हमेशा से, इवन जो बड़ी बड़ी माफिया वॉर्स होती हैं, सिसिलियन माफिया जो मशहूर है पूरी दुनिया में, उनमें भी होता है दैट फैमिली इज गोइंग टू स्टे आउट, नोबडी टचेस द फैमिली। औरतों और बच्चों को, ये इतना गंदा, गलीज और लानती दुश्मन है कि ये टारगेट ही औरतों और बच्चों को करते हैं, ये मारते ही औरतों और बच्चों को। सो ये जो इनका एक एस्पेक्ट है कि ये लाशों के ऊपर वो सारी की सारी इन्होंने दहशतगर्दी बिल्ड की हुई है। उसी तरह जो अपनी इनके बंदे मरते हैं, उसको फिर ये एक फ्यूनरल करते हैं, उसको फिर ये चेरिश करते हैं कि जी ये जो है फलां जो शहीद हो गया, वो कुत्तों की तरह सारी जिंदगी उसने जिंदगी गुजारी, पाकिस्तान का वो दुश्मन, इस्लाम का वो दुश्मन, इंसानियत का वो दुश्मन, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, फिर उसको शहीद करते हैं, फिर उसको वो बलोचिस्तान का वो इनका फर्जी झंडा जो इन्हें इंडिया ने दिया हुआ उसमें बना के वो पूरा एक इवेंट, सेलिब्रेटरी इवेंट बनाते हैं। तो इस सारी चीज को अल्टीमेटली तो रोकना है, जो रियासत है उसने इसको रोकना है, इस नैरेटिव को रियासत विल हैव टू टेक इट इन इट्स हैंड। और फिर उसके अलावा उसका एक ड्यू प्रोसेस भी है, उसका डीएनए टेस्ट होता है, उसकी शिनाख्त होती है, क्योंकि अगर वो ना हो तो फिर ये उसको मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं। आपको पता है अजहर भाई इस बात का कि जितने भी मिसिंग पर्सन है, या तो अफगानिस्तान के दहशतगर्द कैंपों में बैठे हैं, या वो बलोचिस्तान के पहाड़ों में छुपे में आके हमले करती हैं, या वो ईरान में छुपे में, तो वो प्रोसेस भी जरूरी होता है। इन्होंने यही किया, इन्होंने वहां से वो डेड बॉडीज अपनी दहशतगर्दी करते हुए, बदमाशी करते हुए वो निकाली डेड बॉडीज, और वो निकाल के ले गए। जाहिर है ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी से इनका मिसिंग पर्सन का प्रोपेगेंडा फीड होता है, इसी से इनका बयानिया जो है वो फलता फूलता है। तो रियासत ने तो रिस्पॉन्ड करना ही था, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है मिसिंग पर्सन का, जिनका नहीं हम ये डीएनए टेस्ट करवाएंगे, लेकिन ये ले गए। डीएनए टेस्ट हो जाते तो पता चल जाना था कि मारंग बलोच के चचा का बेटा है, कि ताया का बेटा है, कि फुफ्फो का बेटा है, कि मामू का बेटा है। ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये वहां से लाशें निकाल के लेके गए हैं।
अच्छा, ये रियासी जब रेड लाइन्स क्रॉस होती हैं तो कानून क्या कहता है? क्या इनकी कोई सज़ा भी होती है, या इनको भी जैसे हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की अदालतें रिहा कर देती हैं पीका के तहत पकड़े वाले जाने लोगों को, क्या इन दहशतगर्दों को भी इसी तरह रिहा कर दिया जाएगा? अफसोसनाक है अजहर भाई, हमारा दिस इज अ सैड रियलिटी, बट इट इज अ फैक्ट दैट द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान इज नॉट इक्विप्ड टू फाइट दिस वॉर। ये जंग लड़ने के लिए जुडिशियल प्रोसेस बना ही नहीं। 1860-70 का एंग्लो सेक्सन लॉ है, उसको आप मॉडर्न तरीन जंग के साथ, सोशल मीडिया के साथ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ, ड्रोन्स के साथ, रेडार्स के साथ, बायोफेंसिंग के साथ, आप मतलब इट डज नॉट रेजोनेट। और ये जंग वो है कि जो आपकी बका की जंग है। तो लिहाजा पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब इस तरह की आपको एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़नी पड़े, तो आपको फिर मार्श आप फौज को क्यों बुलाते हैं? या तो पुलिस डील कर लेना इस बगावत के साथ या दहशतगर्दी के साथ, ये जुडिशरी डील कर रहे। जाहिर है जब ये सिस्टम अपनी लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप फौज को बुलाते हो कि अब हमारे से आगे की बात है। जब आप फौज को बुला लेते हो तो फिर यू बेसिकली यू कॉल द आर्मी इनसाइड, राइट, टू कैरी आउट दीज ऑपरेशन, क्योंकि वो दहशतगर्द आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से जंग लड़ रहे हैं, तो आप फौज को बुलाते हो। जब फौज को बुलाते हो तो फौज अपने साथ फिर पूरी दुनिया में फौज अपने साथ पूरा सिस्टम लेके आती है। जब फौज ऑपरेट करती है तो लॉ उसका मार्शल जो होता है वो होता है, और जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो भी मार्शल जुडिशियल सिस्टम होता है, जिसको मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं। तो लिहाजा अब जरूरत इस बात की है कि हम इसकी ग्रेविटी को समझें। हम सिस्टम के अंदर इतने, इकबाल कहते हैं ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तुम इन सिस्टम्स की पूजा करने के लिए नहीं बने, ये सिस्टम्स तुम्हें सर्व करने के लिए बने। अगर ये सिस्टम ठीक से तुमको सर्व नहीं कर रहा, तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा रहा, तो उस सिस्टम को बाईपास करो, उसको रेवोल्यूशनाइज करो, उसको रिफॉर्म करो, उसको वक्त की जरूरत के हिसाब से ढालो। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। बिल्कुल, अहमद, बड़ी तफ़सील से आपने बलूचिस्तान में बात की। अब एक और जो मामला है, जो एक सोशल मीडिया की कैंपेन के लिए लॉन्च किया गया, वो इमरान खान साहब की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़दगी है। इस पे थोड़ा-सा मैंने काम किया, कल भी मैंने इस पे बात की थी। ये एक सोशल मीडिया स्टंट है। स्टंट इस लिहाज से है कि जो एक मकबूलियत या एक जो गुब्बारे में से हवा निकल रही है तहरीक इंसाफ की, ये इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़दगी की खबर छोड़ के इस तरह प्रिटेंड किया गया कि पता नहीं आलम इस्लाम का कौन-सा बड़ा रहनुमा है, उसने अमन के लिए बहुत सारी कोशिशें की हुई हैं और उसको नामज़द कर दिया गया। सबसे पहले तो ये एक जो नामज़दगी का अमल है, वो 31 जनवरी को बंद हो चुका है, और अगर सपोज़ हो भी गई है, उन्होंने भेजा भी है, तो हज़ारों जो नामज़दगियाँ आती हैं, लोग जो उसके लिए नामज़द होते हैं, उसमें से जो इस दफ़ा 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं लोग, वो 338 है। ये मुख्तलिफ शोबों के लिए होते हैं, साइंस के लिए, अदब के लिए, जो इंसानी हकूक़ के लिए। तो ये मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं, जिसमें 338 हैं, उसमें से भी 87 के करीब, 89 के करीब इदारे हैं, बाकी इंडिविजुअल्स हैं। तो इमरान खान साहब को क्या अमन के लिए नामज़द किया जाएगा, इंसानी हकूक़ के लिए नामज़द किया जाएगा? इमरान खान का दौर तो बदतरीन दौर रहा है इंसानी हकूक़ के हवाले से। इमरान खान का दौर तो बदतरीन दौर रहा है सहाफ़ती हवाले से। इमरान खान का दौर बदतरीन दौर रहा है सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, जब उनको जेलों में डाला गया, ऑफ एयर करवाया गया। इमरान खान तो फ़ौज की मदद से इन लोगों को चुप करवाते थे। इमरान खान का दौर तो वो दौर था जब पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप, जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान को एक झूठे फर्जी मुकदमे में 9 महीने तक जेल में रखा गया, और उनको ये कायल किया जाता रहा कि वो हुकूमत की सपोर्ट करें। इमरान खान के दौर में तलत हुसैन को ऑफ एयर करवाया गया। इमरान खान के दौर में अगर आपको याद हो, अब सार आलम को गोलियां मारी गई। असद तूर जो उस वक़्त उनको वो कहते रहे, उनको अबडक्ट किया गया। उसके बाद मतीउल्लाह जान, तो एक लंबी फ़हरिस्त है। तो इमरान खान के दौर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जियाँ हुई हैं। तो ये एक डॉलर की गेम है। डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इकट्ठे करने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से चंदा मुहिम इकट्ठा करने के लिए $1 मिलियन का बजट रखा गया है, कलेक्ट करने के लिए, इस सारे अमल को आगे ले जाने के लिए, इस सारी नामज़दगी के अमल के लिए। और अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की गई इसके लिए, जिसके ज़रिए सारी पीआर कैंपेन की जा रही है। और जो
जो वहाँ पे पार्टी है, सेंट्रल पार्टी जिसके नॉर्वे की, जिसके थ्रू ये दावा किया गया कि जनाब ये इसने नामजद किया, वो उसके तो 0.2% उसने वोट लिए लास्ट लास्ट इलेक्शन में। वो एक टांगा पार्टी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। उसके चंद अराकीन है, पार्लियामेंट में उसमें कोई उसका रुकन नहीं है। तो एक मीडिया स्टंट हुआ है लोगों से, ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे इकट्ठे करने के लिए। और इस सिलसिले में एक मीटिंग जो है वो पिछले महीने भी, फिर उसके बाद अक्टूबर में भी, कि ये हमें इसके लिए फंडिंग चाहिए, हमने इमरान खान का नाम आलमी तौर पर जिंदा रखना। और एक दफा फिर ऑक्सफोर्ड के चांसलर की तरह का एक मामला होने जा रहा है। और मेरी जो इतलात है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरह उनके खिलाफ चीज़ें गई थी, तो लंदन से भी और यूरोप से भी जो मेरी खबर है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके खिलाफ खत भी लिख रहे हैं, प्रूफ के साथ खत लिख रहे हैं। और इमरान खान की जो नोबल इनाम के हवाले से अगर कोई नामजदगी हुई है तो उस कमेटी को ईमेल्स जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अभी इस सिलसिले में जो जिस शख्स ने किरदार अदा किया था ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप से इसको नाहल करवाने के लिए, खुर्रम भट्ट उसका नाम है, यूके में वो रहता है, वो भी नॉर्वे में वो भी जा रहे हैं। और इस हवाले से इनके खिलाफ जो इमरान खान ने जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उनके करप्ट एक शख्स करप्शन में मुलव्वस है और सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है, ये सारे सबूत दिए जाएंगे। तो ये एक क्या कहते हैं उसको, जिंदा रहने के लिए सोशल मीडिया की खबरों में। और अभी इसके ऊपर भी अंदर पीटीआई के बहुत सारे इख्तलाफात है, पीटीआई के अंदर के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये ना करें। मुझे इस बारे में यहाँ यूके में भी, यूरोप में भी बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने इस पे फ़ोन करके बात की है। और उनका ये कहना है कि ये एक ढकोसला है, और उसी तरह का ढकोसला है जो पीटीआई के लिए जो इमरान खान के लिए वाइस चांसलर की सीट के लिए किया गया था। तो ये एक वक्तन फ़वक्तन ज़िंदा रहने के लिए खबरों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी, तो ये समझ चुके हैं कि ये चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्ती तौर पर है। तो अभी वो अक्टूबर तक बात है, तो ये अक्टूबर तक इनका ख़्याल है कि हम अक्टूबर तक ये खेल खेल जाएँगे। लेकिन इनकी जो ये शोशा था, ये इस वो पहले ही ये इनका ये जो भांडा है फूट गया है, और इसकी कोई किसी किस्म की वैल्यू नहीं है। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है अहमद, तो जाने से पहले एक खबर मैं देता चलूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से सियासी तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ को लोगों ने अप्रोच किया है, सियासतदानों ने अप्रोच किया है, और कुछ लोगों ने, कि वो अब कौमी सियासत में मुतहर्रिक हों। वो 2 दिन पहले अपने हलके में भी गए, लाहौर के रेलवे रोड, लोगों से भी मुलाकात की। और रमज़ान के फ़ौरन बाद वो एक भरपूर सियासी कैंपेन भी शुरू करने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर से भी मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा वो बलूचिस्तान भी, और उसके सिंध और केपीके में भी, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वो जा रहे हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदूरों को भी वो रायबंड भी बुलाएंगे, पार्टी के जो हेड ऑफिस है इनका माल टाउन, उधर भी बुलाएंगे। तो नवाज शरीफ की एक मुतहर्रक होने के लिए तैयारियां शुरू हैं। बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।